नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने गत दिनों अपने वक्तव्य में कहा, बच्चों की प्रथम आचारशाला कुटुंब ही है। कुटुंब हमारे संस्कारों की पाठशाला है। आइए सुनते हैं उन्होंने इस विषय पर और क्या कहा। कुटुंब हमारा इकोनॉमिक यूनिट है। कुटुंब हमारे संस्कार की पाठशाला है। वहां जो आत्मीयता का संबंध बनता है, उसके कारण आयु के 3 साल तक छोटे बच्चे की प्रवृत्ति बनती है। शिक्षा शास्त्र कहता है जीवन में वो दिशा कौन सी पकड़ेगा, आयु का 3 साल होते तक उसकी परवरिश कैसे होती उस पर वो निर्भर है। वो बन जाता है, सत्प्रवृत्त बनेगा कि दुष्प्रवृत्त बनेगा। और इन 3 साल में वो अपने माता पिता परिवार के ही साथ रहता है और किसी के साथ नहीं रहता। वही उसके प्रिय होते हैं, वही उसके भगवान होते हैं, वही उसके जीने का सहारा होता है। वो जो जैसी प्रवृत्ति उसकी बनाएंगे वैसा वो बनेगा। आगे चल के 12 वर्ष की आयु तक अपने बड़ों से, अपने मित्रों से, अपने शिक्षकों से वो सीखता है। तो कुटुंब उसका शिक्षा केंद्र बनता है। 12 साल की आयु तक शिक्षक सिखाते हैं, लेकिन प्रमाण तो माता पिता रहते हैं। 12 साल की आयु के बाद शिक्षक प्रमाण हो जाते हैं, माता पिता दूसरे नंबर पर आते हैं। इसलिए घर से ज्यादा उपदेश उस समय नहीं करना चाहिए। पहले ये आयु जरा ये थी तो श्लोक था, लालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षम तु ताड़येत और प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरेत। लड़का आज की भाषा में टीन एज में आने के बाद आप ज्यादा उस पर प्रेशर डालोगे, वो बगावत करेगा। उस समय मित्रवत स्नेह रखकर उसको समझाना चाहिए। समझता है, सीखता है। लेकिन ये सारा काम कुटुंब में होता है। बाहर जाता है, जीवन को फेस करता है, अच्छे बुरे सारे प्रभाव उस पर होते हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा होते हैं। अभी कोरोना के समय में आपके घर के सब बच्चों ने मोबाइल का उपयोग किया होगा। वो मोबाइल तो रह गया, ऑनलाइन स्कूल बंद हो गया, होना शुरू हो गया प्रत्यक्ष, लेकिन मोबाइल तो रह जाएगा। मोबाइल देखना भी आ जाएगा। मोबाइल पर कौन क्या देखता है, इसका नियंत्रण कौन करता है? क्या देखना क्या नहीं देखना, इसका विवेक जब तक हमारे घर में हमने सिखाया नहीं, तब तक तो दुनिया खुली है। लड़का बाहर जाने वाला है, उसको बाहर जाना चाहिए। बाहर जाएगा तो ये सब लोग मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे। क्या लेना क्या नहीं लेना, इसका विवेक घर में बनता है। वो संस्कार धानी है प्रत्येक व्यक्ति के। ऐसा ये हमारा कुटुंब है, वो हमारी सामाजिक इकाई है, आर्थिक इकाई है, संस्कार धानी है। और अपने जीवन से दुनिया को जीवन की रीति सिखाने वाला वो हमारा समाज का घटक है। सपा विधायक के चचेरे भाई पर मुस्लिम महिला का आरोप, कहा मेरा पति जबरन हिजाब पहनने को करता है मजबूर। सपा विधायक शहजुल इस्लाम के चाचा फहीम साबिर और चचेरे भाई अब विवाद में आ गए हैं। चचेरे भाई पर उनकी डॉक्टर पत्नी ने जबरदस्ती हिजाब पहनने का दबाव बनाने और ना पहनने पर चरित्र पर सवाल उठाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है, जब मैंने हिजाब पहनने से इनकार किया तो मेरे साथ मारपीट की गई और बुरा व्यवहार किया गया। पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और अपने पति डॉक्टर तंसीम साबिर के कुछ सोशल मीडिया का प्रिंट आउट भी पुलिस को दिया है, जिसमें उसने हिजाब का समर्थन किया है और हिजाब न पहनने पर पत्नी को दोषी ठहराया है और चरित्र को लेकर सवाल उठाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय गौ तस्कर अकबर बंजारा और उसका भाई सलमान असम में हुई मुठभेड़ में ढेर। पूर्वोत्तर भारत का शातिर अंतर्राष्ट्रीय गौ तस्कर अकबर बंजारा और उसका भाई सलमान बंजारा उग्रवादी हमले में मारे गए, जबकि 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दोनों भाइयों को मेरठ पुलिस ने 1 सप्ताह पहले गिरफ्तार किया था, जिसके बाद दोनों को पुलिस असम ले गई थी। मंगलवार सुबह असम पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करने जा रही थी, तभी बंजारा गैंग से जुड़े उग्रवादी संगठन के सदस्यों ने पुलिस पर हमला कर दोनों भाइयों को छुड़ाने का प्रयास किया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में अकबर और सलमान दोनों मारे गए। हमले के बाद पुलिस को मौके से AK-47, 2 मैगजीन, 35 कारतूस और 28 खोखे मिले हैं। दोनों गौ तस्कर भाई मेरठ जिले के फलावदा कस्बे के रहने वाले थे। दोनों के खिलाफ मेरठ में भी कई मुकदमे दर्ज हैं।
गौकशी करने के बाद अकबर बंजारा गौमांस असम से दूसरे राज्यों में सप्लाई करता था। पुलिस ने मामले की जानकारी मेरठ जेल में बंद भाई सलीम को भी दे दी है। असम पुलिस ने सलीम को भी मुकदमे में वांछित कर दिया है। उत्तराखंड में रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ की आशंका, नैनीताल पुलिस ने शुरू की छानबीन। उत्तराखंड की चीन नेपाल बॉर्डर पर डेमोग्राफिक बदलाव की सूचना खुफिया विभाग पहले ही दे चुकी है। अब नैनीताल में रोहिंग्या मुसलमानों के घुसपैठ की आशंका का इनपुट खतरे की घंटी जैसा है। इसी को देखते हुए पुलिस ने सत्यापन शुरू कर दिया है। एसएसपी के आदेश के बाद सभी क्षेत्रों में सीओ सिटी को जांच अधिकारी बनाया गया है। साथ ही सिपाही अपने क्षेत्र में जाकर लोगों का भौतिक सत्यापन करेंगे। आपको बता दें कि पुलिस को इनपुट मिला है कि जिले में कुछ रोहिंग्या मुसलमानों ने घुसपैठ की है और मुस्लिम क्षेत्रों में ये अपनी जमीन तलाश रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जांच बैठा दी है। पंजाब से मुरादाबाद आई लड़की को हिंदू युवा वाहिनी ने बचाया। युवक धर्म छुपाकर कर रहा था शादी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक लड़की को धोखे का शिकार होने से बचाने का मामला सामने आया है। करूला का रहने वाला मुस्लिम युवक लुधियाना में एक दुकान पर काम करता था। पड़ोस में रहने वाली युवती से उसका प्रेम प्रसंग हो गया। बीते गुरुवार को युवक युवती को भगाकर मुरादाबाद ले आया। वह चोरी छिपे युवती से कोर्ट मैरिज करने की फिराक में था। इसी बीच मामले की जानकारी हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को हो गई। कार्यकर्ताओं ने युवती के सामने उसके प्रेमी की सच्चाई बता दी कि युवक असली पहचान छिपाकर उससे शादी कर रहा है। प्रेमी की सच्चाई सामने आते ही युवती के पांव से जमीन सरक गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जहां युवती ने बताया कि आरोपी ने खुद को हिंदू बताया था। युवती के परिजन सूचना पाकर मुरादाबाद पहुंचे और युवती को अपने साथ वापस लेकर जा रहे हैं। फिलहाल युवक से पूछताछ करके सिविल लाइन पुलिस कार्रवाई कर रही है। ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास और उद्यमिता कार्यक्रम की अदानी फाउंडेशन दे रही सुविधा। अदानी फाउंडेशन ने यूपी हस्तशिल्प विकास और विपणन निगम लिमिटेड लखनऊ और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सहयोग से वाराणसी के सेवापुरी में उद्यमिता कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। इसके माध्यम से 1500 से अधिक ग्रामीण महिलाओं की रोजगार सृजन की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अदानी कौशल विकास केंद्र पर 1500 महिलाओं को कौशल विकास अर्थात वर्दी सिलाई, जूते बनाना, स्वेटर बनाना, धूप छड़ी और धूप बत्ती बनाने का प्रशिक्षण अदानी स्किल की विशेष टीम द्वारा दिया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं की आजीविका को बढ़ावा देना, उन्हें सशक्त बनाना, आत्मनिर्भरता, वित्तीय स्वतंत्रता और आर्थिक रूप से परिवार के सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। दहेज की मांग पूरी न होने पर शौहर ने महिला को सिर मुंडवाकर घुमाया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक महिला को शौहर अलीमुद्दीन समेत ससुराली जनों ने सिर मुंडवाकर घुमाया। बेहोश होने पर उसे मायके के पास नहर किनारे फेंक गए। पीड़िता के भाई ने जब बहन को सड़क पर पड़ा हुआ देखा तो होश उड़ गए। महिला का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है। महिला थाने की पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और तहरीर के आधार पर पति अलीमुद्दीन समेत ससुराल के 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपितों की तलाश में जुट गई है। वाराणसी में गाय के गोबर से बनेगा वैदिक पेंट। सेवापुरी में खुलने जा रही प्रदेश की पहली यूनिट। धर्मनगरी काशी गाय के गोबर से वैदिक डिस्टेम्पर और पेंट बनाएगी। इसका उपयोग पक्की दीवारों को चमकाने, सजाने और मजबूती देने के लिए किया जाएगा। प्रदेश की पहली यूनिट सेवापुरी ब्लॉक में खोली जाएगी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग इसमें 15 जून से पेंट का उत्पादन शुरू करेगा। इसके लिए 115 गौशालाओं के साथ ही स्थानीय गौपालकों से भी गोबर खरीदा जाएगा। इसके लिए प्रति किलोग्राम 5 रुपए तक भुगतान किया जाएगा। इससे किसानों की आय के साथ ही स्वरोजगार की संभावना भी बढ़ेगी। यूनिट खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खास यह है कि गाय के गोबर से बना यह पेंट कई दृष्टि से लाभदायक होगा। यह पर्यावरण के अनुकूल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, सामान्य पेंट के मुकाबले सस्ता और गंध रहित भी रहेगा। इसकी पोताई से कमरे में वातानुकूल भी होगा। यह गर्मी के मौसम में ठंडक और ठंड में गर्मी का एहसास देगा। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी के 8 करोड़ कामगारों के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का मिलेगा लाभ। यूपी में महिला होमगार्ड्स को अब एटीएस कमांडो की तर्ज पर दी जाएगी ट्रेनिंग। बन रहा 90 दिन का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम। ग्रेटर नोएडा में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए मुफ्त मिलेगी 56 एकड़ भूमि। योगी कैबिनेट की मिली मंजूरी। यूपी में 1.25 लाख अल्पसंख्यक बेटियों की शादी के लिए अनुदान देगी योगी सरकार।
यूपी में फिर बढ़ने लगा कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में मिले 163 मरीज, अब 798 है कुल एक्टिव केस। श्री रामचरितमानस गीता की बढ़ी मांग, छपाई के लिए गीता प्रेस में लगेंगी नई मशीनें। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।